नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियोस में हम चर्चा कर रहे थे मृदा अवकर्षण के बारे में और मृदा अपरदन के बारे में, और हमने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि हमारे भारत में मृदा संरक्षण की प्रक्रिया को अपनाया जाना क्यों आवश्यक हो गया है। आज का ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो मृदा संरक्षण से संबंधित रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको मृदा संरक्षण का भावार्थ समझना पड़ेगा। मृदा संरक्षण होता क्या है, मृदा संरक्षण किसे कहा जाता है, मृदा संरक्षण का क्या अर्थ है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मृदा में जो गुणवत्ता की स्थिति पाई जाती है उस गुणवत्ता की स्थिति को बनाए रखना ही मृदा संरक्षण होता है। वर्तमान समय में मृदा की जो उर्वरता की स्थिति है उसको यथावत बनाए रखने की प्रक्रिया ही मृदा संरक्षण के रूप में जानी जाती है। हम मृदा का इस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं हेतु प्रयोग करें कि उसकी उपयोगिता बनी रहे और साथ साथ में हमारा विकास भी चलता रहे। ऐसी विकास के साथ में मृदा का उपयोग करने की प्रक्रिया ही मृदा संरक्षण के नाम से जानी जाती है। इन तीनों चारों परिभाषाओं से आपके सामने एक चीज स्पष्ट हो गई होगी कि मृदा का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे और साथ साथ में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहे। ऐसी स्थिति को हम किसके नाम से जानेंगे, मृदा संरक्षण के नाम से जानेंगे। देखो, मृदा अपरदन और मृदा क्षय की जो प्रक्रिया जो मुख्य रूप से मानव के द्वारा संपन्न होती है उसको यदि हम चाहें तो रोक सकते, मानव चाहे तो उसको रोक सकता है। और संतुलन बनाए रखने की जो प्रकृति का नियम है वो भी जारी रह सकता है। और बिना संतुलन को बिगाड़े मानव की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है उसको भी विकास की ओर उन्मुख किया जा सकता है। इन सभी दशाओं को ध्यान में रखते हुए मृदा संरक्षण की प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक हो गया। इसमें मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने, उसके अपरदन को रोकने, क्षय की प्रक्रिया को कम करने और मिट्टी की जो निम्नलिखित दशाएं होती हैं उनको सुधारने पर बल दिया जाता है। तो मृदा संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे, उसके अपरदन को भी रोका जा सके, क्षय को भी कम किया जा सके और साथ साथ में मिट्टी की जो गुणवत्ता में जो कमी आती जा रही है उस दशा को भी सुधारा जा सके। इन सभी का जो समावेशित रूप है वो मृदा संरक्षण के रूप में जाना जाता है। अभी मृदा अपरदन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए मानवीय कारक ही जिम्मेदार होते हैं। प्राकृतिक कारक भी जिम्मेदार है लेकिन मानवीय कारकों की भूमिका वर्तमान संदर्भ में अधिक देखने को मिल रही है। और इसके लिए मुख्य रूप से मानव के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली दोषपूर्ण कृषि पद्धतियां हैं, जैसे ढालों वाली भूमि पर जब हम कृषि करेंगे तो जब सिंचाई की जाएगी अपरदन की प्रक्रिया में, तो विश्व भारत के ऐसे क्षेत्र जहां पर ढाल की मात्रा 15 से 25% है वहां की भूमि का कृषि के लिए उपयोग ही नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर कृषि करना जरूरी भी हो तो वहां पर सावधानी पूर्वक सोपानी कृषि करी जाए, सीढ़ीदार कृषि की जानी चाहिए। भारत के अनेक भागों में अत्यधिक मात्रा में पशुचारण करना, स्थानांतरित कृषि करना, इस प्राकृतिक वनावरण की जो स्थिति को कम करना, ये सारे ऐसे कारण हैं जिनके परिणाम स्वरूप भारतीय मृदा का अत्यधिक मात्रा में अपरदन हुआ है। और यदि इस चीज को हमें कम करना है तो हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग उनको जागरूक करना पड़ेगा क्योंकि उनका मृदा के साथ में ज्यादा संबंध होता है। कृषि की प्रक्रिया को वही करते हैं, पशुचारण भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मृदा को संरक्षित करने के प्रयास किए जा सकते हैं। आपके सामने एक पिक्चर है, तस्वीर दी हुई है और ये तस्वीर ये दिखाती है कि अत्यधिक ढाल वाले क्षेत्रों में हमें किस प्रकार से खेती करनी चाहिए ताकि खेती भी हो सके और साथ साथ में मिट्टी का जो कटाव हो रहा था अत्यधिक ढाल के कारण उसको भी नियंत्रित किया जा सके। तो ढाल वाले भागों में ऐसी सीढ़ीदार या सोपानी कृषि जो होती है वो सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध होती है। तो हमें कृषि का ये पैटर्न अपनाना चाहिए, कहाँ, जहां ढाल की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। जो अत्यधिक पशुचारण वाले क्षेत्र हैं या बहुत ज्यादा मात्रा में जहां पर स्थानांतरणशील कृषि की जाती है वहां पर पशुचारण को नियंत्रित करना चाहिए, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगानी चाहिए।
समोच्च रेखीय कृषि करनी चाहिए, खेतों पर मेड़बंदी बनानी चाहिए ताकि खेत का पानी खेत में ही रहे, बहकर दूसरी जगह नहीं जाए। नियमित रूप से वानिकी प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। चराई पर नियंत्रण होना चाहिए। आवरण फसलों को उगाना चाहिए जो मिट्टी की ऊपरी सतह पर पाई जाए, भूपृष्ठीय सतह पर फैलती हैं, उनको उगाया जाना चाहिए। मिश्रित खेती करनी चाहिए। फसलों में बार बार फेरबदल की या बदलाव की प्रक्रिया को अपनाना, सस्यावर्तन की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। ये ऐसे कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से हम कृषि भी करेंगे और साथ साथ में मृदा को ज्यादा नुकसान, न तो मृदा क्षय होगी और साथ साथ में मृदा अपरदन की जो प्रक्रिया हो रही थी उस पर भी रोकथाम लगेगा। भारत में जल के द्वारा जो अवनालिका अपरदन होता है उसको रोकने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जो अवनालिकाएं होती हैं उनको अंगुलियों के समान शेप देकर या फिर हम कहें अंगुलाकार अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जो नालिकाएं बनी हैं उनको सीढ़ीदार खेतों में कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए। और जो बड़ी अवनालिकाएं हैं जहां जल अपरदन की प्रक्रिया ज्यादा होती है उसको कम करने के लिए उन पर बांध बनाए जाने चाहिए। इनके ऊपरी भागों के फैलाव को नियंत्रित करना चाहिए और अवनालिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर वहां पर वनस्पति को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रोका जाना चाहिए, यानी वनस्पति का रोपण किया जाना चाहिए। पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में लगाए जाने चाहिए। वृक्षारोपण की प्रक्रिया को या वनारोपण की प्रक्रिया को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारत के जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है जहां पर हवाओं के द्वारा अपरदन की प्रक्रिया ज्यादा संपन्न होती है वहां की भूमि को कृषि के लिए योग्य बनाया जाना चाहिए। मिट्टी के टीलों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो रहा है उसको रोकने के प्रयास करने चाहिए। पेड़ों की पट्टियां लगानी चाहिए, वृक्षों की रक्षक मेखला जिसको हम कह सकते हैं, पेड़ों की पट्टियां लगानी चाहिए। कृषि करने के नवीन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा के जल को संचित करना चाहिए। जो अनुपयुक्त भूमि पड़ी हुई उसको चारागाह भूमि में बदल देना चाहिए। और इसके लिए हमारे राजस्थान में जो केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जिसको हम काजी बोलते हैं वो ऐसी प्रक्रिया कर भी रहा है। टीलों को एक साथ में स्थानांतरित न करके टीलों के स्थिरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने का प्रयास भी काजरी के द्वारा किया जा रहा है। तो बच्चों ये सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो मृदा अपरदन की प्रक्रिया पर रोकथाम लगाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। भारत सरकार के द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित की हैं। ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि का प्रारूप, लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित हैं। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बिठाते हुए संचालित की जा रही हैं तथा मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि की समन्वित योजनाएं बनाकर ही हो सकता है। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए और भूमि का सर्वथा सही उपयोग किया जाना चाहिए। ये सारी प्रक्रियाएं मृदा संरक्षण के रूप में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं और उसका हम अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। कहने का मतलब ये, मृदा संरक्षण की प्रक्रिया किसी व्यक्तिगत आधार पर संपन्न नहीं की जा सकती, अपितु उसमें सभी का सहयोग आवश्यक होता है। सरकार के द्वारा अपने स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी उन प्रयासों को क्रियान्वित करना आवश्यक है। जन जागरूकता फैलाना आवश्यक है। मृदा अपरदन और मृदा क्षय के लिए जो उत्तरदायी कारण होते हैं उनको नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। मृदा अपरदन और क्षय को बढ़ावा देने वाले कारकों के स्थान पर उनको कम करने वाले जो कारक है उनको अधिक से अधिक मात्रा में अपनाया जाना आवश्यक है। और इन सभी दशाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज सिद्ध होती है वो ये है कि यदि हमें किसी भी क्षेत्र में मृदा अपरदन की प्रक्रिया को कम करना है तो संबंधित क्षेत्र में अधिक से अधिक मात्रा में वनारोपण की प्रक्रिया या वृक्षारोपण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। लोगों में जन जागरूकता पैदा करनी है। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों के प्रयोग पर बल देना है और साथ साथ में मृदा की समस्याओं का निदान करना है। मृदा की स्थिति, संगठन और संरचना के आधार पर ही वहां फसलों का बोया जाना निश्चित करना है। यदि ये सारी प्रक्रियाएं संभव होती हैं तो निश्चित रूप से भारत में जो मृदा अवकर्षण और मृदा अपरदन रूपी समस्या जिसने आज भयंकर या भयावह रूप धारण कर लिया है उसको कम किया जा सकेगा और हम ऐसी आशा कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव होता है तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारत में कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से
पशुपालन के दृष्टिकोण से, वनस्पति आवरण के दृष्टिकोण से एक अच्छा समय होगा और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर प्राकृतिक संसाधनों का और विशेष रूप से मृदा संसाधन का अधिक से अधिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे उत्पादन को तो बढ़ावा देगा ही देगा, साथ साथ में आपदाओं की स्थिति को कम करेगा, जनधन की हानि को कम करेगा और उससे व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तिगत आय तो मजबूत होगी ही होगी, साथ साथ में राष्ट्रीय आय मजबूत होगी और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो वर्तमान की तुलना में गुणात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करेगा। तो ये जो हमारा वीडियो था अब यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।